बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो के साथ खड़े हैं। फैसला साजी मैं करता हूं, जो मैं कहता हूं उसे माना जाता है और मेरे फैसले के अलावा कोई भी फैसला साजी नहीं करता है। ऐसा कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का। गुज़िश्ता कई अरसे से वो इस तरह से कह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया और उस यू टर्न के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक डमी था और मैं फैसला साजी में अहम किरदार अदा नहीं करता था, फैसले मेरे ऊपर थोप दिए जाते थे। अब क्या वो पहले सच बोलते थे या वो अब सच बोलते हैं? ज़रा आज हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने सवाल रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा यू टर्न सबके सामने जो बयानात देते थे उसके ऊपर क्यों लिया है। हमारा आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से होगा। बतौर वज़ीर आज़म फैसला साजी दौरान हुकूमत और अदम एतमाद के बाद इमरान खान का मुतज़ाद बयानिया, इमरान खान तब सच बोल रहे थे या अब? इस वक्त हमारे प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो कुछ इस तरह से हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब स्काइप पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ ताहिर नईम मलिक साहब हैं, शनीला अमार साहिबा हैं और आगा इकरार हारून साहब हैं, जबकि लाहौर स्टूडियो में हमें आजम चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। नाज़रीन, इससे कबल कि हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उनसे उनका तज्जिया लें, हमारे पास इमरान खान साहब की स्पीच, उनके हर साल में कौन कौन से साल में उन्होंने कौन कौन सा बयान दिया है, उसके ऊपर एक ऑडियो क्लिप है, मुलाहिजा फरमाइएगा। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक, एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। डिसीजन आप लेते हैं? ऑब्वियसली मैं लेता हूं। एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की जब मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जी नाज़रीन, देखा वीडियो क्लिप थी कि इमरान खान साहब किस तरह से कह रहे थे कि मैं फैसला साजी खुद करता हूँ। सोलंकी साहब, आपकी जानिब आते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं फैसला साजी खुद करता हूँ, तो एक सहाफ़ी ने क्रॉस चेक दोबारा से किया, उनसे दोबारा से सवाल पूछा, खान साहब आप फैसला साजी खुद करते हैं? तो उन्होंने दोबारा से कहा कि हाँ, फैसला साजी मैं खुद करता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ? इमरान खान साहब अपने ही कहीं बात से मुकर गए। मेरे ख्याल में इमरान खान और सच साथ नहीं चलता और कभी साथ नहीं चले। खान साहब मेरे ख्याल में हमारी सियासतदानों के उस ब्रीड से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके लिए सच जो है वो एक टिश्यू पेपर है जिसको अपनी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करके कूड़े के डब्बे में फेंका जाता है। वरना जो बयानात आपने सुनवाए सिर्फ यही बयानात नहीं है, उसके बाद जो उन्होंने फरमाया है, जिन साहब की उन्होंने तारीफ की और कहा कि ये सब मेरे इदारे मेरे साथ हैं, उसके बाद उन्हीं को कहा कि इन्होंने गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मेरी हुकूमत को गिराया है। उन्होंने उन्हीं लोगों के लिए मीर जाफ़र और मीर सादिक के अलकाबात इस्तेमाल किए। उन्होंने अपने कारकुनों के जब वो न्यूट्रल जिसको उन्होंने जानवर से तशबीह दी, उस पर उन्होंने ठट्ठे उड़ाए और अपने कारकुनों से कहा कि जी इसको मजीद सुने। खान साहब जो है वो लुत्फअंदोज होते रहे इस तरह की बयानबाजी से। और सिर्फ यही नहीं है, अभी आपको चाहिए कि जो कल परसों जो उन्होंने फरमाया है उसमें उन्होंने ये कहा कि जी मेरी तो हुकूमत अगर आधी भी मेरी होती तो मैं शेरशाह सूरी होता, ये तो मेरी हुकूमत ही नहीं। तो ये जो पूरा जो बयानिया उन्होंने घड़ा था कि गैर मुल्की ताकतों ने मेरी हुकूमत गिरा दी, हुकूमत तो आपकी थी नहीं तो गिराई किसकी हुकूमत? ये तो खान साहब को खुद बताना चाहिए। और फिर ये कि अगर ये आपकी हुकूमत नहीं थी
तो फिर ये गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया था, फिर उसकी क्या हैसियत है? फिर वो जो ऑडियोज आई हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुल्क का नाम नहीं लेना, मुल्क का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इसके साथ खेलना है, अपनी पसंद के नोट्स मिनट्स बनाने हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं। तो खान साहब का जो बयानिया है वो पिट चुका है, उनके झूठ जो है वो लोगों को पता चल चुके हैं। लेकिन एक छोटा सा एक गिरोह है जो शख्सियत परस्ती के खोल में बंद है। खान साहब कहेंगे कि अभी दिन है तो वो कहेंगे दिन है, वो कहेंगे रात है तो वो कहेंगे रात है। उन्होंने सियासत को एक मजहबी अकीदा बना लिया है और वो समझते हैं कि वो एक अवतार, एक वो बन गए हैं मजहबी शख्सियत जिनकी फरमानी, जिनके पीछे चलना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। आप ये देखें कि आजकल वो आइन के मुताबिक आजकल वो हलफ ले रहे हैं लोगों से। जो पहला जुमला वो कहलवाते हैं कि वो हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइन के अंदर लिखा है कि पार्लिमान को तहलील करने का अख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, तो वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ हैं, तो फिर आप ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? आइन के अंदर लिखा है कि जी आपको अदम एतमाद के तहरीक के नतीजे में हटाया जा सकता है, जो कि आपको हटाया गया। तो आइन के अंदर लिखा है कि जो आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ वजीर आजम करेगा, उनका सवाबदीदी अख्तियार है। आप कहते हैं कि नहीं मेरी राय लें और जी मशवरा करें। तो सारे गैर आइनी काम करा के और सारे गैर आइनी बयानात देकर वो आप आइन का हलफ किससे उठा रहे हैं? ये किस तरह का मजाक है? लोगों को तो समझ है, पाकिस्तान के जो बाशऊर लोग हैं वो समझते हैं, लेकिन एक छोटा सा जो गिरोह है, एक अकलियती गिरोह है जो कि शख्सियत परस्ती के शहर में गिरफ्तार है, वो इसको नहीं मानता। ठीक है शनील साहिबा, आपने देखा है कि फैसला साजी के ऊपर उन्होंने ये एक बड़ा एक बयान तब्दील कर लिया है, तो वो तब सच बोल रहे थे अब सच बोल रहे हैं, या तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? ना वो तब सच बोल रहे थे ना वो अब सच बोल रहे हैं। वो सिर्फ अपने मुफादात को देखते हैं और उसके मुताबिक एक बयानिया बना लेते हैं। जिस वक्त वो मियाँ साहब के साथ अदलिया बहाली के चला रहे थे, उस वक्त वो उनके केसेस का जो मुशर्रफ के दौर में बने थे दिफा कर रहे होते थे और वो कहते थे देखें जी एक डिक्टेटर था, उस डिक्टेटर ने उनके खिलाफ मुकदमात बनाए, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था जलावतनी के अलावा, उनको एग्जाइल में जाना पड़ा। फिर उन्हीं मियाँ साहब के साथ जब उनकी सियासी मुखालफत स्टार्ट हुई तो उन्हीं केसेस के ऊपर उन्होंने पूरा बयानिया बनाया था कि ये चोर हैं, ये गद्दार हैं, ये करप्ट है। जिस वक्त वो इक्तदार के अंदर आए, इक्तदार में उनको इदारों ने सपोर्ट किया, तो उस वक्त वो उनके साथ खुश थे, उस वक्त वो उनकी तारीफ भी करते थे, उस वक्त उनको उनकी न्यूट्रलिटी अच्छी भी लगती थी। वो कहते थे ये न्यूट्रल है, इनसे ज्यादा न्यूट्रल कोई आए भी नहीं। आज वो कहते हैं कि आप न्यूट्रल रह ही नहीं सकते, अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहने का हक ही नहीं दिया। खान साहब का इशू ये है कि अब जब वो इक्तदार से निकले हैं, पहले उन्होंने आंखें दिखाई, फिर उन्होंने मिन्नतें की, पांव पड़े, अब वो धमकियों के ऊपर आ गए हुए हैं। और एक वो बयानिया ये भी बनाना चाहते हैं जो उनकी एक कल्ट फॉलोइंग के लिए है, जो कि उस पर यकीन भी कर लेगी कि चूंकि मैंने अपने दौर में मेरे पास तो पावर ही नहीं थी, तो उस दौर में जो भी बुरा काम होता रहा, जो नाकामियां हैं, जो सब कुछ है, वो मैं किसी और के ऊपर डाल दूं, ताकि जब मैं अवाम में जाऊं मैं कहूं मेरे पास तो इख्तियारात ही कोई नहीं थे। अगर आपके पास इख्तियारात नहीं थे तो आप ये दावा क्यों करते रहे कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा? फिर आपके तो पल्ले ही कुछ नहीं था, तो आपने कौन सा एनआरओ इनको देना था? फिर अगर आपके पास कुछ नहीं था इख्तियार में, तो आप आखिरी टाइम तक चिमटे क्यों रहे थे उसके साथ? आपने क्यों नहीं ठोकर मार के चले गए? अगर आप खुद को आजाद नहीं करवा सके, उस वक्त खुद पावर नहीं ले सके, तो आज आप आजादी का नारा कौन सा लगाते हैं जिसके ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाते कि मैं आपको आजाद करवाऊंगा? पहले अपने आप को तो आजाद करवा लेते पौने 4 साल में। फिर अभी मुर्तजा सोलंकी साहब ने बात की हलफ की पासदारी की। इतनी आइन की पासदारी आप करने वाले होते तो आप आइन शिक नहीं करते जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी? तो खान साहब का जो बयानिया, मुतजाद बयानिया, वो इसी तरह की करते रहेंगे क्योंकि उनको वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है और उनको ये भी पता होता है कि मैं जो भी बयानिया बनाऊंगा मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मान लेना होता है। तो ना वो तब सच बोल रहे थे ना वो आज सच बोल रहे हैं, और वो इस तरह के जो झूठ है उनका इसका सिलसिला चलता रहेगा। सही है इकरार साहब, कहीं तो आके टिकेंगे, कहीं तो आकर अपनी जबान के पास रख लेंगे। जो अब कह रहे हैं शायद खान साहब उस पर टिक जाए कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे और मेरे फैसलों में दखल अंदाजी की जाती थी, तो ये फाइनल क्या उनका बयान हो सकता है? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए इतने खूबसूरत तरीके से शरीना साहिबा ने और सोलंकी साहब ने इमरान खान की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर दिया है कि उसमें अब मेरे ख्याल में एडिशंस की जगह नहीं है। बिल्कुल जो इन्होंने दोनों ने कहा है
इमरान खान सच बोल ही नहीं सकता है। कुछ लोग डिफॉल्ट ऐसे होते हैं जो सच नहीं बोल सकते हैं, ये उनमें से एक है। हाँ, एक प्रॉब्लम अब हो गई है। ऐसे लोगों का ये ख्याल था एक ज़माने में कि जो हम लोगों की जो मेमोरी है ना, शॉर्ट मेमोरी है, बिल्कुल। यानी कि एक फिक्रा भी था कि पब्लिक है शॉर्ट मेमोरी, तो उसका वो फायदा उठाते थे शॉर्ट मेमोरी का। अब जब से आ गया ये टेलीफोन और ये सोशल मीडिया और रिकॉर्डिंग, तो अब शॉर्ट मेमोरी वाली बात रही नहीं है। अब तो मैं आपको 2-2, 3-3 साल पुराने जो आपके कोई क्लिप्स है वो आपको 5 या 7 मिनटों में ढूंढ के सुना सकता हूँ कि आपने ये कहा था। That's तो शॉर्ट मेमोरी वाली अब वो जो एक इस्तेमाल करते थे ना टूल्स, वो टूल तो अब रहा नहीं। जहां तक आपने अभी मुझे कहा है कि क्या वक्त आएगा कि वो शायद इससे हट जाए कि कोई और बयानियां देंगे, सकता है ऐसे। डिपेंड करता है कि उनको सूट क्या करता है। जैसे शरीला साहिबा ने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा है ठीक। कि अच्छा, अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक तो होता है ना झूठ बोलना, एक होता है ऐसा झूठ बोलना कि सामने वाला परेशान हो जाए। ये रिसेंट एक वाक़या लाहौर में हुआ है, आजम साहब बैठे हुए हैं, वो उसको शायद एक्सप्लेन करें। वहाँ पे एक सहाफ़ी ने पूछा कि जो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं स्वात के और केपीके के और जीबी के, जी हाँ। और वहाँ पे टेररिज्म फिर से आ रही है, आपकी वहाँ दोनों जगह पे हुकूमत है, तो उन्होंने कहा कि वो तो मैं तो जिम्मेदार ही नहीं हूँ उसका, पीटीआई तो जिम्मेदार नहीं है, वो तो सेंटर जिम्मेदार है। तो वो सहाफ़ी ने पूछा कि सर हुकूमत आपकी 10 साल से है केपीके में और जीबी में, तो जो अब यानी कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रोविंस की जिम्मेदारी है। आपकी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको बता दिया, मैं वो अपना फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि फिर लोग सारे हंस पड़े वहां पे। अब देखिए, जब अब क्या कर सकते हैं, शुक्र है हंसना तो शुरू कर दिया लोगों ने। सही। इतना खौफ था इस शख्स का, इसकी ट्रोलिंग का, कि इसकी बात पे कोई हंसता भी नहीं था। डर लगता था कि घर जाने से पहले हो सकता है कि हमारे पे फतवा जारी हो जाए कोई। तो अब जैसे जैसे इसकी ट्रोलिंग वाली टीम कमजोर हो रही है या एक्सपोज हो रही है, अब लोग इसकी बातों पे आज हंसना शुरू हो गए हैं। ठीक। वो वक्त दूर नहीं है जब लोग इसको देखा करेंगे और दूसरे आवाज मारा करेंगे वो ठीक है, झूठा रहे हैं। ठीक है। एक आखिरी बात, ठीक है। बात ये है कि पंजाबी के खिलाफ से झूठो झूठ इज अ बाय वर्ड फॉर इमरान खान। चले ठीक है। अच्छा ताहिर साहब, ये जो हम शॉर्ट सुन रहे थे खान साहब का, उसमें वो अपने मैनिफेस्टो की भी बात कर रहे थे कि मैनिफेस्टो हमारा था और उसके ऊपर किसी ने दखलंदाजी नहीं की थी। तो वो मैनिफेस्टो में 100 दिन का प्लान भी शामिल था, और वो जिस तरह से अभी इकरार साहब ने कहा कि आवाम की मेमोरी वो शॉर्ट होती है, तो उन्हें बताना पड़ता है 100 दिन का प्लान बनाना, फिर उसके ऊपर से हट जाना, उसमें से कोई भी चीज़ आवाम तक डिलीवर ना कर पाना, वो भी आवाम भूल गए, और फिर इस तरह से। अब आप क्या कहेंगे इस सवाल का जवाब? पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं? देखिए, वो ये एक स्टेटमेंट है कि कैंसल माय लास्ट अनाउंसमेंट। एक पॉलिटिशियन थे तो वो कहते थे कि मेरी जो लास्ट अनाउंसमेंट है उसको कैंसिल कर दें। अच्छा। और इसको करें। तो उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में ये भी कहा कि यू टर्न लेना, तो बड़े उसकी हिकमत पे उन्होंने फ़ज़ाइल बयान किए। तो ये तो बड़े लीडर की निशानी है। तो फिर मेरा सवाल, हम जैसे तालिब इल्मों का सवाल ये कि आपकी किस बात पे यकीन करें? कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले या इनकार के बाद? सही। तो आप जो है वो इक़्तिदार फिर आप बग़ैर इख्तियार के महल के अंदर दाखिल होने के लिए हासिल करते हैं। तो इख्तियार कब आता है? हर जमहूरी लीडर के पास इख्तियार तब आता है जब वो पार्लियामेंट को मजबूत बनाए, जब वो अदलिया को बाइख्तियार और मजबूत उसकी राह में रुकावट न डाले, और जब वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया को पनपने दे। जब आपने ये 3 काम नहीं किए, देखिए सरचश्मा जो ताकत का होता है बज़रिया आवाम पार्लिमानी निज़ाम में, वो इन 3 इदारों पे होता है। वो पार्लियामेंट है, और वो जुडिशरी है, और वो मीडिया है। सही। इनके खिलाफ हर तरह के आपने साजिशें की, कवानीन बनाए। आपने कहा कि मैं हर हफ्ते जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में जाऊंगा। आपके पास एक्सरसाइज करने का घंटों टाइम था, लेकिन आप महीनों पार्लियामेंट के इजलास में नहीं गए। आप अहम तरीन ब्रीफिंग जो पार्लियामेंट वाले इजलास में भी नहीं गए। आज आसिफ ने भी उसकी तरफ इशारा किया। कश्मीर में जो सूरत हाल हुई, ये 75 साल में पहली दफ़ा एक फंडामेंटल वहाँ एक शिफ्ट आई। इतना बड़ा चैलेंज आया कि वहाँ गासपाना कब्जा भारत ने किया। जब तमाम सियासी पार्टियों को आर्मी चीफ ब्रीफिंग दे रहे थे, तो वहाँ पे वो मौजूद नहीं थे। इसके अलावा और बहुत सारी कौमी मामलात पे जो ब्रीफिंग हुई, वो फाटा के हवाले से हों, वो दहशत गर्दी के हवाले से हों। तो जब आप इस हद तक भी पार्लियामेंट को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं, फिर आपने कहा कि हम पार्लियामेंट को आग लगाएंगे, और पार्लियामेंट जो है वो उस पर कोई इनका मिनिस्टर कह रहा था कि मैं खुद कुछ हमला करूंगा। तो जो माँ है पॉलिटिक्स इख्तियार, जहाँ से आप इख्तियार और वो ड्राइव करते हैं, और जितनी कानून साजी हुई, जो आज जिस इख्तियार का कह रहे हैं, ऐवान सदर का जो ऑफिस है
वो तो एक बना रहा है ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक। बजट से लेके हसास जितने भी मामलात पे कानून साजी हुई है, पार्लियामेंट को बाईपास करके हुई। बाईपास करके हुई, ठीक है। आदम साहब, टाइमिंग बड़ी अहम है। जो ये बयानिया दिया गया है अब वाला के जो फैसला साजी है वो मेरे हाथ में नहीं थी, वो टाइमिंग आप देख रहे हैं, और यू मे नो व्हाट आई मीन। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान, जिसका ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस्टेब्लिशमेंट में, वो हमेशा जो जमहूरी मुंतखब हुकूमत होती है और स्टेट के साथ होते हैं और उस हुकूमत के साथ होते हैं। अब जिस वक्त खान साहब की हुकूमत थी तो ओबियसली इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने खान साहब की हुकूमत का साथ दिया, स्टेट के साथ वो खड़े थे। और उसके बाद आप देखें कि आइनी तरीके से एक वहाँ पे अदम एतमाद आती है और आइनी तरीके से खान साहब की हुकूमत ख़त्म होती है और इत्तेहादी हुकूमत आती है जी। अब जब इस्टेब्लिशमेंट है, जाहिर है उसने तो स्टेट का और मुंतखब हुकूमत का साथ देना है, वो तो हमेशा PTI या खान साहब के साथ नहीं रह सकती। अब खान साहब इस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं कि अगर कल वो मेरे साथ थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो आज मुझे उस तरह की सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही। ये बड़ी समझने वाली खान साहब के लिए बात है कि खान साहब अब आप तस्लीम करें कि आइनी तौर पे आपको हटाया जा चुका है। अब जो मुंतखब हुकूमत है तो जाहिर है फ़ौज ने उसके साथ खड़े होना है, और कल आपके लिए वो सारी बड़ी अच्छी थी उनकी सपोर्ट, आप उसकी जगह जगह तारीफ़ कर रहे हैं, जिस तरह हमने अभी इनके क्लिप सुने। और आज आप उसको नेगेट कर रहे हैं, और आज आप जो नेगेट कर रहे हैं ये भी बुनियादी तौर पे उनकी कमज़ोरी जाहिर करता है। क्योंकि अगर उस वक़्त, जिस तरह शनीला साहबा ने कहा, उस वक़्त हिम्मत थी, जुर्रत थी, तो आप उस वक़्त बोलते, आप उस वक़्त जो है ना स्टैंड लेते, तो चले कौम को समझ आती। ठीक। अब असल में आप चाहते थे कि फौरी तौर पर आपकी डिमांड पे इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते, लेकिन मुल्क के हालात देखें। पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट ने अपने 5 साल मुकम्मल करने हैं, जो कि आईनी तौर पे करने चाहिए, और हम बार बार ये कहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगा तो पाकिस्तान में जमहूरियत जो है मुस्तहकम होगी और स्टेट को भी फ़ायदा पहुंचेगा। आप उसको डिट्रैक करना चाहते हैं जमहूरियत को। और दूसरा ये है कि आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात कैसे करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी जिस हाल में थी उसको रिकवर करने में इस हुकूमत को, ये देखें इतने माह उसमें लगे। उसके बाद सैलाब को देखें, अभी तक हमारे फैक्ट्रीज जो है सैलाब के वो बुरे हाल में है। हुकूमत पहले उन पे तवज्जो दे या आपके जो इंतखाबात के मुतालबे हैं उसको पूरा करें। दूसरा जो आपने बात की है सबसे इम्पोर्टेंट वो है, खान साहब जो है वो इस वक्त बिला जवाज एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर उनका मद्देनजर नवंबर है, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वो ऐसा काम करें कि वो उस जो तैनाती है उस पर असरअंदाज हो सके। लेकिन मैं नहीं समझता कि खान साहब इसमें कामयाब हो पाएंगे। वो एक आईनी वो तरीका है और उस तरीकाकार के मुताबिक वो प्रोसेस कंप्लीट होना है, और खान साहब उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है आज़म साहब, आपका जवाब हमें मौसूल हो चुका है ना। आपने देखा सवाल का जवाब किस तरह से हमारे तज्जियाकारों ने दिया है। हम आगे बढ़ेंगे। एक और चैलेंज जो पाकिस्तान को दरपेश है वो पाकिस्तान को खारजा महाज के ऊपर दरपेश है। अब खारजा पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं, ये आप रोज देखते भी हैं। बहुत ही अहम 2 महीने बहुत अहम थे जिसमें हमें प्रोएक्टिव, एक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव नजर आए हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, और बहुत सारे ममालिक के सरबराहान से उन्होंने मुलाकातें की हैं, और अभी भी आने वाले दिनों में उन्हें दावत भी मौसूल हुई है कि वो चाइना तशरीफ लेकर आए, और जो दावत उन्होंने कबूल भी की। हम ये बात अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी खारजा महाज पर वजीर आजम, उनकी काबीना, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ये जंग लड़ रहे हैं, उसके असरात कब तक आने शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान को कब तक फायदा होना शुरू हो जाएगा, और पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में है, तो इसका फायदा पाकिस्तान को कब तक होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा सवाल हमारा कुछ इस तरह से होगा, इमरान खान की नाकाम खारजा पॉलिसी की बहाली मौजूदा हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज, क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ ताल्लुकात बहाली में कामयाब हुए? सोलंकी साहब, क्या ताल्लुक बहाली में कामयाबी होना शुरू हो गई है पाकिस्तान को? मेरे ख्याल में वो उर्दू में कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये तो चीजें नजर आती हैं।
क्योंकि आप मवाजना करें जो पिछले 3.5 साल का, कि जिसमें आपने एक लगता ऐसा है कि एक मंसूबाबंदी से आपने एक एक करके जो मुल्क है, जो अहम तरीन ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात खराब किए। आपने चीन के साथ ताल्लुकात खराब किए, आपने जो खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उनके साथ ताल्लुकात खराब किए, आपने तुर्की के साथ ताल्लुकात खराब किए, आपने मलेशिया के साथ ताल्लुकात खराब किए। तो ये एक पूरा एक सिलसिला है। हालत ये थी कि जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर के हवाले से अपने आइन से 35A और 370 निकाला, तो शाह महमूद कुरैशी तमाम तर कोशिश के बावजूद इस्लामी मुल्कों की वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कराने में नाकाम रहे। और जब वो नहीं हो पा रहा था उनसे, तो उसके बाद उन्होंने टीवी पे बैठकर धमकियां दी सऊदी अरब और दूसरे ममालिक को। बाद में फिर आर्मी चीफ को और फौज को जाकर इसमें कोशिश करनी पड़ी ताल्लुकात की बहाली के लिए। इसी तरह से इमरान खान ने जिस तरीके से सऊदी शहजादे के जहाज में जाकर न्यूयॉर्क गए और वहां जाकर उन्होंने एक मुतबादिल इस्लामी मुल्कों का ब्लॉक बनाने की कोशिश की, ईरान, तुर्की और मलेशिया के साथ, और उसके बाद फिर वो जहाज उनसे ले लिया गया। इतनी बैनुल अक़वामी सुबकी हुई। IMF प्रोग्राम शुरू उन्होंने किया, पहले तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि करना है कि नहीं करना है, लेकिन जब फैसला किया, शुरू किया, तो जिस बंदे ने वो मुज़ाकरात किए, असद उमर ने, वो वापस पहुंचा तो उसकी नौकरी छीन ली गई। फिर जब किया मुआहदा, तो आपने देखा कि वो किस तरीके से उसकी खिलाफ वर्जी उसको ख़त्म किया। तो इसका मुवाजना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखें कि सिर्फ एक जो अक़वाम मुत्तहिदा का विजिट था, 40 ममालिक और अहम तंजीमों के सरबराहान के साथ मुलाकातें करना, और फिर इनको ये सोचते हुए, ये कहते हुए कोई शर्म हया नहीं होती कि जब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर कब आएंगे। भाई वो वजीर खारजा है, वो वजीर दाखिला नहीं है। उसका काम है दुनिया के मुल्कों के साथ रवाबित रखना, यही उसका काम है। यहाँ पर उनकी पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, सिंध का वजीर आला भी मौजूद है, मुल्क का वजीर आज़म भी मौजूद है, सारी काबीना मौजूद है। तो जो वजीर खारजा है उसका काम ही यही है और वो अपना काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने तफसीलात दी हैं और जो हमें नजर आ रही हैं, जिस तरीके से IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ है, और मुझे यकीन है कि ये जो FATF का जो ग्रे लिस्टिंग है उससे भी हम निकल जाएंगे। तो नजर आ रहा है कि मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन पूरी कौम को उसमें अपना हिस्सा डालना है। ठीक है शर्मिला साहिबा, आपकी जानिब बढ़ेंगे। आपको लगता है कि इन काविशों से ताल्लुकात बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी काफ़ी हद तक हो चुका है। देखिए पाकिस्तान एक तो सफारती तौर पे भी तनहा था, उसके अलावा हम पिछली हुकूमत ने अपनी पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट जो आनी थी ना, उनको भी बड़ा धचका पहुंचाया था कि इनके जो मिनिस्टर्स है जो CPEC के खिलाफ बयानात देते थे, उसकी वजह से CPEC जो था वो कितना स्लो हो गया था, चाइना हमसे नाराज हो गया। फिर जो तुर्की की कंपनियां जो लाहौर के अंदर उनके साथ उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, मैन हैंडलिंग उनके साथ हुई कि वो वापस चलेगी, उन्होंने भी गिला शिकवा किया शहबाज साहब के साथ। जब शहबाज साहब ने पिछली दफा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो मुझे मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मिले, वो सब इमरान साहब की शिकायतें कर रहे थे कि उनका रवैया ही ऐसा नहीं होता था कि जैसे वो किसी सरबराह ममलिकत के साथ बैठ के बात करें, बल्कि वो ऐसा समझते थे जैसे मेरे सामने कोई स्टूडेंट्स बैठे हुए और मैं उनको लेक्चर देने के लिए आया हूं। जो मलेशिया के समिट में जाना था तो सऊदी अरब को नाराज करें, फिर सऊदी अरब की बात मानी तो तुर्की को नाराज करें, रूस जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जी अमेरिका को पसंद नहीं आया था तो उसने मेरी रजीम को चेंज कर दिया था। यानी कि वो एक हर तरफ से एक ब्लॉक बना के और ये सब सारी पाकिस्तान को बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो चुकी हुई है और पता नहीं मैं कितना अजीम लीडर हूं कि सारे मेरे खिलाफ हो गए। यूरोपीय यूनियन को आप जलसे में खड़े होकर धमकियां दे रहे हैं। तो बहुत से मामलात थे जिसको इस हुकूमत को ये दरपेश थे, चैलेंजेस जिनको उन्होंने आके हल करना था। बिलावल भुट्टो की जहां तक बात हो रही है कि मुल्क से बाहर रहते जिसके ऊपर ये तनकीद करते, देखें वो जहां पे
भी जा रहे हैं हाँ वो जी। किस चीज के लिए जा रहे हैं, वो 100 जो मुल्क के में अंदर सैलाब आया है। कीपिंग इन माइंड हिज एज कि वो कितने यंग हैं और कितने जिस तरह से वो अपने देखिए, सरबराहान से बात करते हैं उम्र या के हिसाब से जो जो वो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं उसको हमें जरूर सराहना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में जो सैलाब है जहां जहां पे वो जा रहे हैं जाके मुल्क के बारे में बात करें। ये कामयाबी है ना कि शर्म शेख में नायब प्रेसिडेंट होंगे वजीर आजम साहब। फ्रांस जो है वो डोनर कॉन्फ्रेंस बुला लिया, वही फ्रांस जिसने इमरान खान को कॉल करने की कोशिश की थी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, और इमरान खान ने उसकी कॉल अटेंड नहीं की थी। तो जो कोशिशें हैं उसके जो समरात हैं वो हमें नजर आने शुरू हो चुके हैं। फेटअप से जो हम निकलेंगे वो सिर्फ इस वजह से नहीं निकल जाएंगे कि कानून साजी हो गई है, उसमें जो सफारतकारी है उसका भी बहुत ज्यादा दखल होगा। ठीक है इकरार साहब, ताल्लुकात बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका है और कहां कहां आपको लगता है कि मस्बत तब्दीली, मस्बत असरात आने शुरू हो चुके हैं? देखिए जी, जहां तक सिलसिला है तो वो शुरू हो चुका ठीक है, है। लेकिन डैमेज इतना ज्यादा है, अच्छा, थोड़ा सा हमें इसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच पीछे जाने देखनी की पड़ेगी। जरूरत है। हाँ। इतना ज्यादा डैमेज है कि वो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें इमीडिएटली जो आप कह सकते हैं कि जो बिलावल भुट्टो की जो पर्सनैलिटी है उसके पीछे ऑफ कोर्स के उसके नाना का एक डीएनए भी है। और फिर मैंने शायद कल भी बात की थी और वो वक्त नहीं था, अगर आप 2 मिनट मुझे दे दें तो मैं उसमें कहूँगा कि मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में लिखी थी, और वो किताब आज भी पाकिस्तान में नहीं, ऑलमोस्ट साउथ एशिया के, तो मैंने कंफर्म कर लिया था फॉरेन ऑफिस से एक दोस्त से, साउथ एशिया की कोई ऐसी फॉरेन अफेयर्स की एकेडमी नहीं है जहाँ में मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस ना पढ़ाई जाती हो। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस ये बताती है कि आपके जो रिलेशनशिप होते हैं उसके 5 डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं जो एरिस्टोटल ने फिक्स किए थे। उसको मैं छोटा करूंगा ताकि मैं डिटेल में ना जाऊं। 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट। एक बात यह है कि दुश्मन को दुश्मन कहने के लिए भी अपने बहुत सोच समझ के फैसला करना है, क्योंकि जब आपने एक दफा उसको दुश्मन कह देना है तो फिर वो विड्रॉवल नहीं होगा, और हर किसी को दोस्त कहता है। यहाँ पे उल्टा हिसाब था, जैसे कि अभी सरीना ने कहा है, एक तो उनको कहा जा रहा था कि सिंस कि वो एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे सामने आ गए हैं, दुनिया मेरे खिलाफ। अच्छा, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, आपने पहला तो हमें बता दिया पॉइंट, जरा तेजी के साथ 5 पूरे बताएं तो बहुत ही अच्छा हो जाए। उसमें वो ये कहते हैं कि जब आप एक जिससे आप मिलते हैं, यानी कि जिससे आपने रिलेशन रखना होता है, उसको ये फील हो कि आप जो एक मैसेज लेकर आए हैं उसमें वेल बीइंग है, यानी कि जो भी आप किसी को मैसेज देते हैं वो वेल बीइंग मैसेज है, उसमें थ्रेट नहीं होगा। इसके ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किताब मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में भी लिखा है कि थ्रेट नहीं दे सकते हैं आप, वेल बीइंग का ही मैसेज होता है चाहे उसमें थ्रेट हो। और फिर ये है कि आपने यहां तक एरिस्टोटल ने कहा कि डिप्लोमेसी वो चीज है कि आपने गर्दन काट के दोस्त के उसके हाथ में पकड़ा देनी तो उसको सास होकर बेइज्जत क्या होगा। सही है, जो कुछ करना है इतने सुकून से करना है, सुकून से करें, ठंड से करना है। सही है, ठीक है। यहाँ पे तो फॉरेन अफेयर इतनी डिटेल बात कर दी है इन्होंने, मेरे दोस्तों ने। एक मैं बात कहूंगा, आपने कहा कि ये आगे क्या होना है, आगे आपका जवाब जो आ चुके, आप ये चाह रहे हैं कि तमाम चीजें जो है वो इमरान खान कर चुके, अगेंस्ट कर चुके जो एरिस्टोटल ने कहा। जी, टाइम देखिए हमें लगेगा। बात ये है कि हमारे दुश्मन ने बहुत फायदा उठाया, इतना ज्यादा फायदा उठाया कि आपकी सोच है, ठीक है, टाइम लगेगा। ठीक है, ताहिर साहब आपकी जानिब पढ़ेंगे, कितने ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं अभी तक? मैं ये बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू उन्होंने की है, तो मैं 2-3 सिर्फ ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा। एक तो मुझे कल इंडिया के एक टॉक शो में जाने का इत्तेफाक हुआ, उनके टॉप एंकर थे, तो जर्मन जो वजीर खारजा की कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट, उसके अंदर 2-3 अल्फाज ऐसे हैं जिसकी इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई, और उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर खारजा और उसके बाद जर्मन हुकूमत पे भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरी लोगों की विशेस की, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए, ये नहीं कि इंडिया ने जो इस वक्त हल किया। ये स्टेटमेंट यूरोप के एक अहम मुल्क से आना, और उसके ऊपर जो उतनी इंडिया को तकलीफ हुई है उतने ही हमारे अल्ट्रा नेशनलिस्ट और पीटीआई को हुई है। यानी बिलावल भुट्टो और इस हुकूमत का आप ज़र्फ देखें, शहबाज शरीफ साहब का भी, कि उन्होंने इमरान खान साहब का जो रशिया विजिट है उसको ऑन किया है। जब ये दोनों हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर गए हैं तो अमेरिकन मीडिया थिंक टैंक ने सवाल किया है, और सवाल ये भी किया है, दूसरा सवाल यूक्रेन पे किया है कि हम रूस के खिलाफ पोजीशन ले। तो जो हमें यहाँ कौम को चूरन बेचा गया कि ये हुकूमत साजिश के नतीजे में गई है और हम रूस के खिलाफ हैं, हक में नहीं,
तो 2 दिन पहले तक जो करारदादें पेश हुई हैं उसमें पाकिस्तान उसमें आलमी सतह पे शरीक नहीं हुआ। पब्लिकली हमारे वजीर आज़म ने, वजीर खारजा ने पोजीशन ली है, उस दौरे को ऑन किया है, ज़र्फ की बात है। और इस पे बिलावल भुट्टो की तारीफ ही नहीं हुई। वो लोग जो इस मुल्क में अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, जो तो सुबह शाम इंडिया को गालियाँ निकाल रहे हैं, उनके भी पेट में मरोड़ उठा है पाकिस्तान के, और जो उधर बीजेपी के हैं उनके भी पेट में, दोनों का इस वक्त दुख जो है वो यकसा है। और दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्विकली बता दूं कि हमें बताया गया था कि पूरा वेस्ट हमारे खिलाफ है, तो फ्रांस डोनर कॉन्फ्रेंस प्रपोज कर रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट 3 दफा पाकिस्तान के लिए अपील कर रहा है, आलमी मालियाती इदारों को जो है इंस्टॉलमेंट मौखर करने की बात कर रहा है, और जर्मनी कश्मीर के हक में स्टांस दे रहा है। तो खारजा पॉलिसी पे ये जो बयानियां हम सारी दुनिया से लड़ने चले थे और सारी दुनिया में तबाह करने चली थी, इसकी हकीकत सामने आ गई। आप कह रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो इसको प्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो दुश्मन है वो उनकी आंख में ये चीज़ खल रही है और पाकिस्तान के तो ताल्लुकात है वो बहाली की जानिब हैं। आजम साहब, आप क्या कहेंगे? अभी आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात हुई, एनर्जी और यूरिया के सेक्टर में ताउन की यकीन दहानी हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जब उनसे मुलाकात हुई, तो आपको भी लगता है ताल्लुकात बहाली होना शुरू हो गई है? किस हद तक होना शुरू हो गई है, जरा रोशनी डालिए। इसमें कोई शक नहीं जी। हमारे जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से आप देखें कि वज़ीर ख़ारजा मुसलसल पाकिस्तान के साथ दूसरे ममालिक के तल्लुकात की बहाली के लिए आपको कोशिश नज़र आए। हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मुसलसल पहले, सबसे पहले उज़्बेकिस्तान में आपको याद होगा, उसके बाद जनरल असम्बली के अंदर, फिर अभी जो सीका कॉन्फ्रेंस हुई है, देखिए उसके साथ साथ उनके 40 से ज़ायद सरबराहान मुमलकत और बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से मुलाकातें, ये बेसिकली ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे भरपूर तरीके से और बड़ा सिंसियरली एफर्ट की जा रही है। देखिए हमें माजी के अंदर जो खारजा महाज के ऊपर हमें बहुत सारी उसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा और मसाइल सामने आए, एक तो उसकी रिकवरी थी, दूसरा ये था कि इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या पूरी दुनिया की खारजा पॉलिसी मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल सब्जेक्ट हो चुका है, क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग की वजह से बहुत सी जो फॉर्मेशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। आप यूरोपीय यूनियन में देखें, वहाँ पे बड़ी चीज़ें आपको तब्दील नज़र आएंगी। आप हमारे इंडिया और अफ़गानिस्तान के महाज पे देखें, हमें वो जो मसाइल दरपेश हैं उनकी नवीयत भी आपको देखते हैं बहुत सीरियस होती जा रही है। जिस तरह अभी इंडिया की बात हो रही थी और मलिक साहब ने जिक्र किया वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट का, आप देखें ना कि हम बाईलेटरल सुन रहे थे डायलॉग, अब वो मल्टीलेटरल पे लेके जा रहे हैं वज़ीर ख़ारजा, जिसकी वजह से इंडिया को परेशानी हो रही है कि ये दोबारा इस तस्वाब राय की तरफ जा रहा है और बाकी मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाकी मुल्क इन्वॉल्व हो और कश्मीर के हक़ की बात की जाए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचे। ये मैं समझता हूँ कि खारजा महाज के ऊपर हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा ये है कि आपने सेंट्रल एशिया की बात की, सेंट्रल एशिया इस वक्त आप देखें कि इन फ्यूचर दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेड की मंडी बनने जा रही है, जहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे सेंट्रल एशिया से बहुत बड़ा एक वॉल्यूम के अंदर बिजनेस शुरू होगा और पाकिस्तान ने बड़ा बरवक्त वहाँ पे कदम रखा है। और हमारे जो गवर्नमेंट है या वज़ीर आज़म आप देखें बार बार सेंट्रल एशिया के ममालिक में वो जा रहे हैं, सरबराहान मुमलिकत से मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ट्रेड का अगला हब जो है वो गल्फ के बाद हमें नज़र आ रहा है कि वो वाले ममालिक है और वहाँ पे पाकिस्तान को इस वक्त एक्सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमें ठीक है आजम साहब, आपने कहा है कि ताल्लुकात बेहतरी की जानिब, और आपने ये भी रोशनी डाली कि कहाँ कहाँ से जो मस्बत नताइज आना शुरू हुए हैं। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें मरियम औरंगजेब साहिबा थी, उसमें मुसद्दिक मलिक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे और एहसन इकबाल साहब थे। इसमें ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा जो हैं हमारे, उन्होंने बहुत ही एक अहम बात की है। क्या इस बात से क़यास आराइयाँ जो हो रही हैं इलेक्शन की, कबल वक्त इलेक्शंस की, क्या ये टूट गई हैं? ये हमने एक्सपर्ट जानना है। एक्सपर्ट्स को मैं पहले बता दूं कि हमारे पास चूंकि टाइम शॉर्ट होगा तो अपना सवाल भी छोटा रखिएगा बराए मेहरबानी। तो हमारा सवाल कुछ इस तरह से होगा, ख्वाजा आसिफ की कबल अज़ वक्त इलेक्शन के इम्कानात की नफ़ी, क्या इससे सियासी क़यास आराइयाँ दम तोड़ जाएंगी? सलंगी वो टू यू। देखें जी, जिनका काम कयास आराइयाँ पैदा करना है वो तो कयास आराइयाँ पैदा करते रहेंगे। आप ये देखें कि जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी, सबको पता था कि ऐसा होने जा रहा है, तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो है वो कहते थे कि ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी।
आखिरी वक्त तक ये कहते थे। तो इमरान खान आखिरी वक्त तक कहता रहेगा कि वक्त से पहले इंतखाबात कराओ, वक्त से पहले इंतखाबात कराओ, वो ये राग अलापते रहेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक आईनी पोजीशन आज बताई है कि ये अख्तियार वजीर आजम का है कि अगर वो वक्त से पहले इलेक्शन करा ले। हमारा प्रोग्राम वक्त से पहले इलेक्शन कराने का नहीं है। ये बहुत वाज़े और साफ उन्होंने बात की है, यही आईनी पोजीशन है। तो जो लोगों से हल्फ बर्दारी करवाते फिर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जरा आइन को देख लें कि ये अख्तियार जिसका है उसी का है। ठीक है शनैज साहिबा, आप क्या कहती हैं, अब इलेक्शन कैसे होंगे? आधे से ज़्यादा मुल्क हमारा जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। अगर वोट देने आए लोग तो कैसे आएंगे, या फिर वोट के जो लवाजमात हैं वो किस तरह से उन तक पहुंचाए जाएंगे? ये बात बच्चों को भी समझ आती है। तो ये कयास आराइयाँ करने वाले कौन हैं, उनको समझ क्यों नहीं आ रही है? देखिए, आईनी तरीके से निकलने वाले एक हमारे साबिक वज़ीर आज़म है, उनका सर्वाइवल ही यही है कि वो इलेक्शन की डिमांड करते रहें, क्योंकि उन्होंने अपने वोटर को इंगेज रखना है ना। उनके बताने के लिए कोई कारकर्दगी तो है नहीं, कोई कारनामा तो है नहीं जो पौने 4 साल में उन्होंने किया और वो आवाम को जाके बताएं। तो वो सिर्फ इस इलेक्शन, एक तो बयानिया जो झूठ का उन्होंने बनाया है और वो समझ रहे कि इस वक्त चूंकि मैं पॉपुलर हो रहा हूँ तो वो प्रेशराइज करना चाह रहे हैं हुकूमत को, और 1 नवंबर की तैनाती को रोकने के लिए वो इसको जारी रखेंगे। आप ये देखें, मुल्क आपका सैलाब में डूबा है, वहां से पानी जब हटेगा आपके लोग जो वापस अपने घरों को जाएंगे, उनकी आबादकारी आपने करनी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। या पहले आप इलेक्शन करवा लेंगे, उसके अलावा आप की भी मर्दमशुमारी होनी है, हल्का बंदी होनी, वो भी अगस्त तक जाके होंगी। तो मेरा ख्याल में जो हुकूमत इस वक्त आ चुकी है उसको काम करने देना चाहिए। अगर जहां आपने इतना इंतजार किया, आप 7-8 महीने और इंतजार कर ले। अगर आप वाकई पॉपुलर हैं, अगर आपने वाकई अपने दौर में काम किया होगा, तो मेरा नहीं ख्याल 5-6 महीनों के अंदर लोग आपके उस काम को भूल जाएंगे। सो जो क्यासा रही है वो तो दम तोड़ेंगी नहीं, क्योंकि इमरान खान की एहतजाजी सियासत जो वो जारी रहेगी। लेकिन इंतखाबात जो है वो कबल वक्त नहीं हो सकते मुल्क के हालात को देखते हुए। ठीक है इकरार साहब, ना होने चाहिए, ना होंगे। इंशाल्लाह अगस्त 2023 में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक ही होंगे। ठीक है ताहिर साहब। मैं ये कहूँगा कि देखें, इस वक्त जो मेरी इतलात हैं उसमें डिप्टी कमिश्नर पंजाब के अजला में ट्रांसपोर्ट उनके ज़िम्मे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुपों में 5-5 लाख रुपए इस फंड के लिए जमा करा के रसीदें भेजी जा रही हैं, मरकज़ी सतह पे ट्रांसपोर्ट इकट्ठी की जा रही। तो 14 या 16 को ये कॉल दी जा सकती है। लेकिन आज सुबह मैंने अखबार में खबर पड़ी कि पंजाब में पिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो सके 11 बच्चों के, क्योंकि ऑपरेशन का सामान नहीं था। वजीर आला परवेज इलाही लंदन यात्रा करके आए हैं, उस्मान बुज़दार नज़र नहीं आ रहे, और 45 दीगर मरीजों का। तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? उनको उनकी खुराक बंद कर दी गई, उनको कहा कि आपका अब सुबह ऑपरेशन होगा, और उनके बाहर अटेंडेंट्स आ गए, बताया गया कि सामान ही नहीं है, पैसे नहीं। तो जब नीचे फोकस ये, और 44 करोड़ रुपए जो 30,000 की नफरी हमें मंगवाई है उसके लिए, इन 44 करोड़ रुपए में से लाखों घर सैलाब ज़दगान के लिए बन सकते थे, उनके लिए राशन बंदोबस्त हो सकता था। तो ये जो लोग समझ क्यों नहीं आती है कि अभी मर्दमशुमारी नहीं हुई है, हल्के नहीं बने हैं, तो वो जल्दी में बयानात दे रहे हैं या समझ नहीं आ रही? क्या आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें ये है कि वो कोई बेसबब नहीं है उनकी, वो ये चाहते हैं कि दबाव डाल के उनका बस नहीं, जिस तरह मछली पानी से बाहर जो है वो कैफियत ये है कि एक तो इक़्तिदार से बाहर हैं, दूसरा नवंबर के अंदर में हूँ। जब सियासत इस लो पे आ जाए कि जो आज वज़ीर आज़म है वो आज फैसला ना कर सके, अगले हफ्ते ना कर सके, उसको हटा के मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं, तो ये बचगाना ख्वाहिशात से इस वक्त जो रियासत को चैलेंजेस हैं और जो आम आदमी की हालत इज़हार है, उसके बजाय हम ये है कि बेवक्त की रागनी जो है वो अलाप रहे। चलें ठीक है। आजम साहब आप क्या कहेंगे? ये जो आज बहुत एक और अहम बात ख्वाजा आसिफ ने की है, और वो कुछ इस तरह से थी कि उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के ऊपर जोर दिया जा रहा है, और फिर उन्होंने ये भी कहा परवेज इलाही साहब से 2 अरब रुपए मांगे गए हैं। उनको लगता है कि क्योंकि हमारे पार्टी में कोई एक बहुत ही अमीर तरीन इंसान आ चुका है, तो इससे भी पैसे ले लिए जाएं। तो 2 अरब रुपए, ये भी आप इस पर भी रोशनी डालिएगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कबल इलेक्शन के हवाले से उन्होंने जो बात की है, उसके ऊपर क्या आपकी राय है, ये भी बताइएगा। अच्छा जी, एक तो क्योंकि अब देखें ना कि 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, पार्लियामेंट अपना टेन्योर पूरा करने जा रही है, और ऑब्वियसली उसने पार्लियामेंट ने करना है। किसी गैर आइनी तरीके से आप पार्लियामेंट का टेन्योर जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। माजी में करके आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि यह कोई वाइज डिसीजन होगा कि इलेक्शन कबल। ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है,
प्राइम मिनिस्टर चाहे मार्च में अनाउंस कर दें चाहे अगस्त में अनाउंस कर दें, वो अपना एक आईनी इस्तेहकाक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता आप कबल अज़ वक्त। और टाइम कौन सा रह गया, देखिए ना 2.5 माह रह गए हैं कि ये इस साल के 2022 के ख़त्म होने में, 23 जो है वो वैसे ही इलेक्शन का साल है, तो आप किस कबल अज़ वक्त की बात कर रहे हैं। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है कि हुकूमत से जो है ना, पंजाब हुकूमत से ऐसे पैसे मांगे हैं, क्योंकि मेरी खासी तफसील से पंजाब हुकूमत के लोगों से इस पर गुफ्तगू होती रहती है और वो जाहिर है लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च अगर कर लेते हैं और लॉन्ग मार्च इनकी जो फॉलोअर्स है, मैं नहीं समझता कि वो इनके कहने इनके कंट्रोल में भी आ जाएंगे। मैं एक तस्दीक कर दूं कि ये पैसे पंजाब हुकूमत ने नहीं मांगे, ये पीटीआई की तंजीम हर MNA और हर जिले में जो MP हैं उनको कहा है कि आप 5-5 लाख रुपए पार्टी फंड में लॉन्ग मार्च के लिए जमा कराएंगे और रसीदियां जो डिप्टी कमिश्नर हैं पंजाब के ये हो उनके सकता है। उनके जिम्मे ये हो ट्रांसपोर्ट सकता की है। जिम्मेदारी हाँ, लगाई गई। जी जी हाँ, ये हो सकता है। जी जी आदिल साहब, आप सवाल समझे नहीं। आज ख्वाजा आसिफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है। जी कंटिन्यू करिएगा। देखें इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो भी मुंतखब हुकूमतें होती हैं वो जब कुछ जलसे करती हैं, जब लॉन्ग मार्च करती हैं, उसमें सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करती हैं और वही नज़र आ रहा है, उसी तरह वही तरीक़ाकार है, इस वक्त भी वही ब्यूरोक्रेसी है और उसी के मुताबिक मुंतखब हुकूमतें जहाँ जहाँ हैं वो अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मलिक साहब की ये बात दुरुस्त है कि ये हो सकता है कि उनको ज़िम्मेदारी दी गई हो कि आप इसमें पैसे जमा करें और लॉन्ग मार्च के जो अखराजात हैं उसको बेयर करें। ठीक है शनीर साहब, आखिर में आपकी जानिब आऊंगे। एक तो लॉन्ग मार्च हो नहीं रही है, फंड्स आ नहीं रहे हैं और वो जो 6-6 हज़ार जो अफराद को इकट्ठा करने वाली बात है वो भी नहीं हो रहा है, तो वो प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पा रहा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये बयान भी दे दिया। देखिए प्रेशर जो है ना, उन्होंने जलसे जुलूस के जरिए पहले जब निकले है। थे इक़्तिदार से तब ठीक। ज्यादा उन्होंने बिल्ड किया था। हाँ। उसके बावजूद जब वो 25 मई को आए थे तो उनके पास लोग नहीं थे। तो अब तो जो है उनका वो बयानिया भी खत्म हो गया, ऑडियो लीक्स आई है, तो उसके बाद लोगों को उनकी असलियत खुल चुकी है। इसी वजह से वो लोगों से हलफ ले रहे हैं, इसी वजह से वो लोगों को कह रहे हैं कि लिस्टें लेके आए और इसी वजह से वो पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अवाम जलसे जुलूस में तो आ जाती लेकिन एहतजाज में नहीं आते। और खासतौर पर एहतजाज तब जब पता भी चल रहा हो कि वो एहतजाज जो आईनी नहीं है, कानूनी नहीं है, एक नाजायज डिमांड के लिए हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ताहिर साहब माजरत के साथ आपसे अब कल बात करेंगे इंशाल्लाह। और शेख रशीद साहब भी ये कह चुके हैं कि वो भी थक चुके हैं, अवाम भी थक चुके हैं, तो अब फिर लॉन्ग मार्च में आएगा, फिर आएगा कौन। तमाम एक्सपर्ट्स का शुक्रिया। नाज़रीन से दोबारा से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।